हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ताशु एकेडमी। गाइस, आज का जो लेक्चर है प्रोफेशनल नॉलेज का है, जिसका पार्ट 5 है। स्टूडेंट, अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, जब क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इसे रीड करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। आप लोग इसका आंसर पहले नहीं करते हैं, आप लोग ऐसी हैबिट बनाइए कि इसका आंसर आप खुद करिए, गलत हो या सही वो बाद में आप चेक करिएगा, बट इसका आंसर सबसे पहले करिए, जिससे आपका रिवीजन बिल्कुल अच्छे से होता रहेगा। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़रूर देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़ फ्रेंड, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। व्हाट इज़ डिफाइन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बोलते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 यानी 11 सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में क्या डिफाइन है, क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार लॉ ऑफिसर स्केल 2 के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो 211 में अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ऑफ CPC 1908 इन डिफाइन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 में डिफाइन है, ठीक है, जिसको हिंदी में विधिक प्रतिनिधि बोलते हैं। विधिक प्रतिनिधि 211 में डिफाइन है, ठीक है। एक चीज़, पहली चीज़ ये हो गई। बात यहाँ आती है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है, ठीक है फ्रेंड। तो जो डिजीज़ पर्सन होता है यानी जो मृत व्यक्ति होता है, उसकी जो इस्टेट होनी, जो संपदा होती है, उसका जो भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, जो उसको फॉलो करता है, एक तो वो होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि जो डिजीज पर्सन की इस्टेट को इंटर मिडल करता है, यानी जो हस्तक्षेप करता है, ठीक है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। दूसरा, अगर आप पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूट फाइल कर रहे हैं तो भी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, या पार्टी पर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अगर शूट फाइल हो रहा है तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। तो 211 जो सेक्शन है CPC का, वो ज़रूर आप रीड करिएगा और वहाँ पे अपना हाईलाइट करके रखिएगा, क्वेश्चन ये वहाँ से पूछा गया है। जजमेंट की बात कर लें तो 2.9 में जजमेंट डिफाइन किया गया है और 2.10 में जजमेंट डेटर डिफाइन किया गया है। मेंस प्रॉफिट में कई बार पूछा गया, आगे क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊंगा उसमें आप देखिएगा कि मेंस प्रॉफिट जो है 2.12 में दिया गया है, CPC के 2.12 में मेंस प्रॉफिट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। मूल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति जो दी गई है वो सेक्शन 2 के 13 में दिया गया है। 2 सब सेक्शन 13 में मूल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है और 2 सब सेक्शन 12 में मेंस प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है एंड 2 सब सेक्शन 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एंड 2 सब सेक्शन 10 में जजमेंट डेटर एंड 2 सब सेक्शन 9 में जजमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ओके फ्रेंड। नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। हु अपॉइंटमेंट ऑफ CIC मीन दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन RTI एक्ट 2005। RTI एक्ट में, जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं, में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे पुटअप हो रहा है और मैं पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन वो आपको हिंदी में किया जाएगा। तो RTI में CIC यानी बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो एक चीज़ पहले ये जान लें कि जो CIC है डिफाइन है, ये भी आप ज़रूर अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे नहीं, अपने बेयर एक्ट में अगर परचेज़ किया हो RTI एक्ट 2005 का, तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा कि जो सेक्शन RTI का 2 सब सेक्शन D है, RTI एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन D में CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बताया गया है, CIC बताया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति CIC की नियुक्ति करते हैं और RTI का जो एक्ट है वो 2005 का है और CIC की डिफाइन कहाँ पे CIC है, CIC विच डिफाइन किस सेक्शन में है, तो ये 2D में डिफाइन किया गया है। गाइज, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको NCLT बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच ईयर केम इनटू फोर्स। NCLT को किस वर्ष में स्थापित किया गया था या किस वर्ष में वो आया हुआ है, ठीक है, NCLT की बात कर रहे हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एक NCLT होता है, एक NCLT होता है।
ये दोनों ही एक तरह के कोर्ट, जैसे डीआरटी और डीआरएटी होता है उसकी उसी तरह एक कोर्ट होती है, जिसको पूछा गया है कि इसका स्थापना यानी केम इनटू फोर्स किस ईयर ये आया हुआ है। तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो आंसर है 1 जून 2016 को ये केम इनटू फोर्स है। एनसीएलटी 1 जून 2016 को केम इनटू फोर्स है। एनसीएलटी एक्चुअली डिफाइन कहाँ है, तो जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 408 में एनसीएलटी है और 4010 में एनसीएलटी है। ठीक है, जब मैं आईबीसी की चर्चा करूंगा, आईबीसी का डिटेल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं एनसीएलटी और एनसीएलटी के दोनों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोनों जो है कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन इन सेक्शन 408 एनसीएलटी एंड सेक्शन 410 एनसीएलटी, दोनों डिफाइन है, दोनों डिफाइन है कंपनी एक्ट 2013 में। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया था कि एनसीएलटी एंड एनसीएलटी डिफाइन इन विच एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013 ये भी आप कह सकते हैं। ओके, और जो एनसीएलटी का केम इनटू फोर्स ईयर है वो 1 जून 2016, ये भी याद रखें। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आरटीआई से ही है, आरटीआई एक्ट 2005 से है। हाउ मेनी टोटल सेक्शन इन आरटीआई एक्ट, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितने धारा हैं? ठीक है, 31 धारा हैं टोटल, 31 धारा हैं। सूचना अधिकार अधिनियम में 31 धाराएं हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे ऑफ सूट डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस धारा में वाद का रोक दिया जाना बताया गया यानी डिफाइन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2-3 बार काफ़ी पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है सेक्शन 10 में स्टे ऑफ सूट है। ठीक है, वाद का रोक दिया जाना यहाँ पे डिफाइन किया गया है सीपीसी के 1908 में। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ अभी अंदर से नहीं पूछा गया था, सीधे सीधे पूछा गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस धारा में वाद का रोक दिया जाना बताया गया है, डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है, 10 में बताया गया है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी आरटीआई से ही है। ठीक है, वे सेक्शन गिवन इन अ पब्लिक अथॉरिटी इन आरटीआई एक्ट, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है लोक प्राधिकारी। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है? ठीक है, लोक प्राधिकारी। आरटीआई ने सूचना के अधिकार नियम 2005 के किस धारा में बताया गया है? तो इसका आंसर आप लोग को होगा 2H में, पब्लिक अथॉरिटी 2H में बताया गया है, 2H में पब्लिक अथॉरिटी है। एक्चुअली पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, उससे कोई मतलब ये है कि जैसे कोई अथॉरिटी है या कोई बॉडी है जो इंस्टीट्यूट की गई है, सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हो या पार्लियामेंट के द्वारा हो या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, या कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन द्वारा इशू किया गया जैसे एनजीओ वगैरह हो। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 2H में बताया गया है, इसको भी आप पढ़िएगा। इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी होगी तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 2H होगा, सेक्शन 2H डिफाइन इन पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट 2005। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट का जो लिमिटेशन पीरियड है वो कितना होता है, कितनी अवधि का लिमिटेशन पीरियड होता है? गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं, इसलिए इसका आंसर आपको 30 डेज़ होगा। ठीक है, 30 दिन होता है। 30 दिन क्यों होता है? अगर हम बात करते हैं फॉर अपील अगेंस्ट द डेथ सेंटेंसेस और कैपिटल पनिशमेंट, द लिमिटेशन पीरियड इज़ 30 डेज़ फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यानी ऑर्डर पासिंग डेट से 30 डेज़ होगा। अगर हम किसी डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट के लिए अपील करते हैं तो वहाँ हमारा लिमिटेशन पीरियड 30 डेज़ होगा। लेकिन फ्रेंड 60 डेज़ इन केस कब होगा? 60 डेज़ जब हम अपील करते हैं अगेंस्ट एनी सेंटेंसेस और जजमेंट। ठीक है, इन हाई कोर्ट में अगर किसी सेंटेंसेस को लेकर या किसी जजमेंट को लेकर अगर हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जो हमारा लिमिटेशन पीरियड होगा 60 डेज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट से 60 डेज होगा। बट अगर यहाँ पे ना हाई कोर्ट ना कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस जैसा कुछ भी किस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे हमारा आंसर 30 डेज होगा। बट अगर मेंशन हाई कोर्ट होगा, ठीक है, अगेंस्ट एनी जजमेंट या एनी सेंटेंसेस, ठीक है, तो वहाँ 60 डेज आप इसको मार्क करिएगा। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल क्लेरिफाई हुआ होगा। अगर कुछ भी इसमें होता है तो आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बस आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल फ्रेंड। और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्त। ओके, बाय बाय।